बोलते हैं तो सरकार रिएक्ट करती है, जब ये बोलते हैं तो सरकार के मंत्री रिएक्ट करते हैं। अब जरा कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, 40 से 50 सांसदों वाली पार्टी वो बोलती है तो रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो रिएक्शन आता है सरकार का। और ये भी चाहे हिजाब का मुद्दा हो, लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, बाबरी हो, मुसलमानों के हक की लड़ाई हो, कोई अगर फौरन फायर करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। और इसीलिए हमने इस सेशन को ही नाम दिया है भाईजान फ्लावर नहीं फायर हैं, और असदुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी जी सम्मेलन में आपका। और आज जो हमारी ऑडियंस है और जो दर्शक आपको देखते हैं जी न्यूज़ के माध्यम से, वो ये जानना चाहते हैं असद भाई, असदुद्दीन ओवैसी को सरकार पर इतना गुस्सा क्यों आता है? नहीं, यू कैन स्माइल। गुस्सा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसलिए नहीं, मैं अच्छा, अब जी टीवी जब बोले तो हंसें, जब जी टीवी बोले तो रोएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। द वे यू ट्राई टू कंट्रोल योर स्माइल, दैट एंग्री मैन इमेज। गुस्सा नहीं, बल्कि जी, तो जो अगर सरकार गलत फैसले लेती है जो जनता के हित में नहीं है, और उस फैसले की बुनियाद पर जनता पीड़ित हो जाती है, जनता बेरोजगार हो जाती है, जनता बेघर हो जाती है, तो जाहिर है हमारा संवैधानिक एक जिम्मेदारी हमको मिलती है संविधान से कि हम उस पर उसकी मुखालिफत करें और खुलकर बोलें। तो वही हम काम करते आए और करते रहेंगे। बीते 8 सालों की अगर बात की जाए, आपने कई बार अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गारंटीड है उसे लेकर काफ़ी खुले तौर पर अपनी बात रखी है। बीते 8 सालों में अगर माइनॉरिटीज़ के लिहाज से मोदी सरकार के इन 8 सालों को असेस करना हो, आकलन करना हो, तो असदुद्दीन ओवैसी, आज जो ऑडियंस है और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 8 साल में जो मोदी सरकार को देश की जनता ने सत्ता दिया है 2014 और 19 में, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ना लोकसभा में ना राज्यसभा में आज बीजेपी के पास कोई मुस्लिम सांसद है। 11 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, उनके पास एक मंत्री है मुसलमान। तीसरी बात यह है कि जो कुछ भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट है वो सिर्फ कागज़ी तौर पर बढ़ा दिया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे ज़ीरो है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। मिसाल के तौर पर जो MSDP का प्रोग्राम है उसमें आप उत्तर प्रदेश की मिसाल ले लीजिए और पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अगर कोई मंत्री हैं, पिछले 7 साल में MSDP का जो बजट उत्तर प्रदेश को गया था उसमें से 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और MSDP का बजट क्या था? स्कूल का कंस्ट्रक्शन, माइनॉरिटीज़ के लिए हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। चौथा यह है कि वही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मदरसा डेवलपमेंट की स्कीम है। मेरे सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में कहा कि हम मदरसा डेवलपमेंट स्कीम में उत्तर प्रदेश में हमने 1 पैसा भी नहीं दिया अभी तक। पांचवी बात यह है कि 8 साल में आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर गौरक्षकों ने, जो सो कॉल्ड गौरक्षक हैं, उन्होंने क्या क्या तमाशे नहीं किए। और ये देश देखता है, आज भी हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा है और सिर्फ एलिगेशन लगा दिया जाता है किसी के ऊपर। तो खरगोन में और सेंधवा में बगैर नोटिस दिए घरों को तोड़ दिया गया। प्रयागराज में भी वही उसी तरीके से किसी पर एलिगेशन लगाया गया, पत्नी के नाम पर घर है, पति को नोटिस दिया जाता है और घर तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में, देश की राजधानी है, वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह का काम किया। तो ये कहना पड़ता है कि बीजेपी ने पिछले 8 साल में भारत कानूनों पर एक ऐलान जंग कर दिया है और इसीलिए उनकी 8 साल की सरकार में हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ऐसा वाक़या नहीं जाता कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस तरह से टारगेटिंग होती है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है।
तो बीजेपी इस तरह के एलिगेशंस पर बार बार ये कहती आई है कि आप सेलेक्टिव इंसिडेंट्स उठाते हैं। जब आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ वही इंसिडेंट्स उठाते हैं, उन्हीं केसेस को उठाते हैं जो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। आप जब बहुसंख्यक समाज के लोग उस मॉब लिंचिंग में वो विक्टिम होते हैं तो बात नहीं की जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे फिर? तो जी टीवी को मुझे एक्सपोज करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी को, हिंदू भाइयों बहनों को अगर मारा गया हिंदू कहकर और असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट नहीं किया तो आप बता दीजिए। देखिए, माइनॉरिटीज इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 हमारे संविधान में है, और ये बात बीजेपी बड़ी अफसोसनाक तरीके से पेश करती है और उसका खंडन करना चाहिए कि मेजॉरिटी को खतरा है माइनॉरिटी से। ये तो कभी नहीं हुआ। ये तो ऐसा हो गया कि हिटलर के जमाने में हिटलर यही करता था कि जर्मनी में जूस से खतरा है, और उसका नतीजा क्या निकला? वही प्रोपेगेंडा इतना किया गया कि 6 मिलियन से ज्यादा जूस को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। तो क्या उसी राह पर आप लेकर जाएंगे इस देश को? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, मगर बार बार ये बताना कि मुसलमानों से देश के हमारे हिंदू भाई बहनों को खतरा है, और इस तरह से आप नफरत बढ़ा रहे हैं और उसको एक बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, मुसलमानों से नफरत को, डिस्क्रिमिनेशन को। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मध्य प्रदेश में एक हिंदू बच्ची ने एक मुसलमान लड़के से, दोनों अडल्ट हैं, अपने पसंद से शादी की। जिस मुकाम से वो हिंदू बच्ची ने उस मुसलमान लड़के से शादी की, वहां के कलेक्टर ने उस मुसलमान लड़के के परिवार का एंटी नेशनल ने उनके घर को तोड़ दिया। जबलपुर हाईकोर्ट उस लड़के को जाना पड़ा और कहना पड़ा कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मैंने अपनी मर्जी से शादी की। तो ऐसे कई मिसालें आपके सामने हैं। आप देख लीजिए, रांची में बीजेपी की सरकार नहीं है, मगर वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार है। 2 मुस्लिम लड़कों को, मुदस्सिर को और साहिल को मार दिया गया। आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, और हम देखते हैं कि वो मुदस्सिर आज 10th के एग्जाम में फर्स्ट क्लास में पास करता है। तो यही तो कह रहा हूं कि पूरा देश का माहौल इस तरीके से बना दिया गया बीजेपी आरएसएस की तरफ से कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है। और अफसोसनाक बात यह है कि दूसरे सेकुलर पार्टीज कंपीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे कौन है। आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियां कंपीट कर रही हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में आगे कौन है, लेकिन अगर उसके स्पेक्ट्रम दूसरे एक्सट्रीम में जाए, उसी स्पेक्ट्रम के, तो उस एक्सट्रीम में कौन आता है? उसमें असदुद्दीन ओवैसी आते हैं। अभी आपने कहा कि गैस चैम्बर्स का आपने जिक्र किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो गैस चैम्बर्स वाली जो आपने अभी एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की, आपने एग्जाम्पल लिया, आपको लगता है कि इंडिया उस स्टेज में है? रियली आपको ऐसा लगता है? आपने नाज़ी जर्मनी से इंडिया की तुलना की। डू यू रियली थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड कंपैरिजन? देखिए, विश्व में जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी आप अपने प्रोग्राम में उनको बुला लीजिए। जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया उसी रास्ते पर जा रहा है, उसी रास्ते पर जो रुवांडा में हुआ था। जिस तरह रुवांडा में टीवी चैनल्स जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्राइब के खिलाफ इतना बोला, इतना हेट क्रिएट किया वहां की सरकार ने, वहां के टीवी चैनल्स ने रुवांडा में, कि उसका नतीजा क्या निकला कि वहां पर जेनोसाइड हुआ। तो जितने आप जेनोसाइड एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि भारत रुवांडा या जर्मनी हिटलर की जर्मनी के रास्ते पर जाए, और नहीं जाएगा, हमको उम्मीद भी है। मगर जो सिस्टमिक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है अल्पसंख्यक समाज के बारे में, खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, कहीं हमको दिन ना देखना पड़े, मगर हेट को तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अगर आप सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, ये एंटी नेशनल है, ये मुसलमान ऐसा ही बोलते हैं। हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, मैं आपको एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फ्रीडम रिलीजन रिपोर्ट ये कहता है कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल किया जाए। हम उस पर रिएक्ट जरूर करते हैं, मगर देश में क्या हो रहा है, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा का इशू आया तो 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं किए, जो इस्लामोफोबिया की एक बेहतरीन मिसाल थी। नुपुर शर्मा ने कहा, अरब ममालिक उस पर कंडेम करते हैं, तो जब देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार रिएक्ट करती है।
हम जब कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करते। नहीं, आप ये कह रहे हैं, आपने पहला पॉइंट जो आपका था वो था कि आपने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। क्या आप मुझे कॉन्क्रीट तौर पर ऐसे एग्जाम्पल्स बता पाएंगे और इस ऑडियंस को भी बता पाएंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी, जब हम एक देश की बात करते हैं, दैट टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमें थोड़ा सा फैक्चुअली और हम ये इंश्योर करें, और आप खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, कि हम किसी तरीके का फोबिया क्रिएट ना करें। आप जब ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करते हैं तो मैं आपसे काउंटर करके सवाल पूछ सकती हूँ, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में आपने थोड़ी देर पहले बुलडोजर का जिक्र किया था, आपने जहांगीरपुरी का जिक्र किया, देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्टे दिया। फिर आपने ये भी कहा कि एक पति को पनिश करने के लिए पत्नी का नाम पर मकान था, उसे डिमोलिश किया गया, वो मामला भी अदालत में गया और वहां पर अदालत ने उसे स्टे नहीं किया। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी को बगैर नोटिस दिए और बगैर उसका जवाब सुने और सरकार ये कहती है कि फलां शख्स पर इल्जाम है कि इसने पत्थर फेंका या दंगा किया, तो आप उसी का घर तोड़ देते हैं। मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर आप मेरा घर तोड़ देंगे या कोई आपका घर तोड़ देगा और कोई आपसे कहेगा कि अदिति मैडम आप जाइए कोर्ट को जाइए, भाई आप तो बेघर हो गए ना, घर आपके नाम पर था और किसी और को नोटिस दी गई, आप तो रोड पर आ गए, तो वो तो रूल ऑफ लॉ को डेमोलिश कर रहा है। अच्छा, क्या मैं झूठ कह रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में सहारनपुर में पुलिस उन बच्चों को लाठियों से लटों से मारकर हाथ और सर तोड़ती है और बीजेपी के एक विधायक बोलते हैं कि रिटर्न गिफ्ट है? क्या इस तरह से पुलिस बिहेव करेगी? और तीसरी मिसाल आपके देखने वालों को और वहां जो बैठे हैं उनके जिम्मेदारों को बता रहा हूं, भाई वाराणसी का कमिश्नर ऑफ पुलिस जब टूर ऑफ ड्यूटी के मामले में युवा निकलकर प्रोटेस्ट किए तो वहां के कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हमारे बच्चे हम उनको समझा लेंगे। भाई ये जो दूसरे बच्चे जो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर अगर गड़बड़ किए, आप ये बयान वो उस वक्त क्यों नहीं दिए? क्या वो आपके बच्चे नहीं है, वो सौतेले बच्चे हैं क्या वो देश के बच्चे नहीं है? उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है। और जो टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आप उनसे कह रहे हमारे बच्चे उनको समझा लेंगे। एक जगह पर उनको गले लगाकर रो रहे हैं, एक जगह पर आप उनको मिठाई खिला रहे हैं, तो क्या ये फर्क नहीं है? बताइए आप मेरे को। दिल्ली में जब दंगे हुए तो एक वीडियो आज भी है अवेलेबल कि 3 मुसलमान लड़के बैठे हुए जिनको दिल्ली की पुलिस ने मार मार कर निढाल कर दिया, उसमें से एक बच्चा, उसकी मौत हो गई। उनसे कहा गया कि जनगण मन पढ़ो, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा मुसलमान और जनगण मन पढ़ रहा है। कितने पुलिस वालों को आपने अरेस्ट किया और आज कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है कि हम इनाम देते हैं। वो दिल्ली के पुलिस के कौन लोग थे हमको बताइए। अरे आप ही की फोर्स है, आप ही के पास सब चीज है और आप कह रहे हैं कि वो कौन थे बताइए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? क्योंकि जब बुलडोजर चलाए जाने की बात हो रही है तो वहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि अभी आपने अग्निपथ स्कीम का जिक्र किया, जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाया, ट्रेन्स में आग लगाई, क्या आप AIM के प्रेसिडेंट के तौर पर चाहेंगे कि उनसे वसूली की जाए जिन्होंने ट्रेन को नुकसान पहुंचाया? कि आप चाहेंगे अगर उनके अवैध निर्माण हो तो उन पर भी बुलडोजर चले? फिर देखिए, बुलडोजर से देश नहीं चलता, ना कभी चलना चाहिए। आप बुलडोजर का इस्तेमाल करके थालियां और वाहवाह हासिल कर सकते हैं, मगर देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, देश चलेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलेगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को चीफ जस्टिस का रोल या चीफ जस्टिस बनकर फैसले नहीं दे सकता। ये हमको फर्क महसूस करने की जरूरत है। आप बदले की भावना से अगर देश को चलाएंगे, बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट है एक समुदाय के ऊपर। बुलडोजर का इस्तेमाल अगर किसी पर भी हो रहा है, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, वो देश के संविधान और रूल ऑफ लॉ को बुलडोज कर रहा है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुलडोजर का कोई रोल नहीं है। आप बुलडोजर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इस्तेमाल हो रहा है ना बुलडोजर। और जहां तक टूर ऑफ ड्यूटी की बात है, वायलेंस की कोई जरूरत ही नहीं है सोसाइटी में।
मगर टूर ऑफ ड्यूटी ये गलत फैसला था जो देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। और आप जो मोदी सरकार ने फैसला लिया गलत फैसला है, सिक्योरिटी के एंगल से भी गलत है। 4 साल आप काम करेंगे और आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, और आप झूठ कह रहे हैं, सरकार ने झूठ कहा कि 4 साल के बाद हम आपको 10% रिजर्वेशन देते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि 2020 में खाली 10,000 लोगों की भर्ती हुई थी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में? 10% का रिजर्वेशन कितना होगा? 1000 लोग होंगे। अरे आप बुलडोजर चलाइए ना चीन के ऊपर, जो आज डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक में बैठा हुआ है। आप वहां बुलडोजर नहीं चलाते। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। 6 बटालियन चीन के खिलाफ हैं, और ब्रिक्स के समिट में हम जाकर देश के प्रधानमंत्री चीन के साथ बैठते हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर चीन से बात करता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है चीन। हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते भारत की जमीन पर, वहां बुलडोजर नहीं चलाएंगे। वहां चीन को आंखें नहीं दिखाई जाएंगी। आपने बुलडोजर की बात की, थोड़ी देर पहले आपने संविधान और कानून की बात की। बुलडोजर कहाँ चलता है ओवैसी साहब? आप बैरिस्टर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर। अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं हो सकता जब तक आप कानून जो प्रदेशों में है उसको फॉलो नहीं करते। आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का पीरियड है जवाब का, उसके बाद अपील पीरियड है, उसके बाद आप डेमोलिशन की बात करते हैं। यहां पर प्रयागराज में आपने पत्नी के नाम पर घर है, पति को नोटिस दिया, वो भी उसका टाइम था 1 महीने का, आपने 1 दिन दिया, दूसरे दिन तोड़ दिया। आप दिल्ली की मिसाल दे रहे हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। वसंत कुंज में चलिए मेरे साथ। आप कितने अवैध निर्माण तोड़ेंगे उनको? आप लखपतियों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। जो गरीब हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, उनको आप तोड़ रहे हैं। दिल्ली में 70% दिल्ली, 80% दिल्ली इलीगल बना हुआ है, तोड़ेंगे आप? चैलेंज करता हूं, चलिए लगाइए बुलडोजर वसंत कुंज में। आप कितने बड़े बड़े फार्म हाउस है, लगाइए वहां पर आप। मगर वहां पर नहीं जाएंगे आप बदले की भावनाओं में। यही तो कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अवैध निर्माण है तो क्या क्या अवैध निर्माण नहीं है बताऊंगा आपको, कहां का नहीं है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान का हो या नॉन मुस्लिम का हो? वैसी साहब, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान से ऊपर है ना सर। जब तक, सुनिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टेटमेंट पढ़िए। जस्टिस लोकुर ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के, पढ़िए वो बात, और ओवैसी का भरोसा मत करिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ने एक स्टेटमेंट दिया है। आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं करते। आप पहले मीडिया में 2 दिन पहले बता देते कि फुला शख्स पत्थरबाजी किया, और 2 दिन के बाद उसका घर तोड़ दिया जाता है। मैं आपको मिसालें दे रहा हूं। एक वसीम शेख मध्य प्रदेश में हाथ कटे हुए हैं, उसका घर तोड़ दिया आपने, दुकान तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर मिलता है, अवैध निर्माण है? बताइए मैडम वो। इसीलिए कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को जो बाइज्जत शहरी हैं, देश के प्रधानमंत्री की सरकार मुसलमानों के खिलाफ हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है। आप बार बार कह रहे हैं हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इस देश में अदालतें नहीं है सर। इस देश में अदालत तो है, क्योंकि जहांगीरपुरी में जब हुआ तो सर्वोच्च अदालत ने स्टे किया। अभी ये मामला, आप जहां का एग्जांपल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैन आई फिनिश माय क्वेश्चन? आप बिल्कुल सही। जी बोलिए। प्रयागराज की आपने बात की, मैंने पहले भी जिक्र किया। प्रयागराज का मामला गया अदालत में, उन्होंने स्टे नहीं किया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि इस देश में सबको जज बनने की आदत हो गई है। एक्चुअली अगर पॉलिटिक्स के बाहर से हम देखें, और मुझे लगता है ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि देश के पॉलिटिशियंस ने अब इस देश में अदालतें चलानी शुरू कर दी हैं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। शायद आपका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ है। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ गए? देश के सुनिए, मैं नहीं समझा। मैं जो समझ रहा हूं आपके बोलने पर, आपका इशारा होगा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऊपर।
यकीनन आपका इशारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो फैसला कर रहे हैं किसका घर तोड़ा जाए, किसका घर नहीं तोड़ा जाए। कोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक जजमेंट बता दीजिए कोर्ट का, चलिए पिछले 6 महीने में एक कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए कि कोर्ट ने कहा कि तोड़ दो जाके घर इसका, तोड़ दो दुकान है उसकी। मैं आपके सामने खैर कर कहूंगा कि कोर्ट का फैसला है। आप ये तय, पॉलिटिशियंस तय कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी तय कर रही है, मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, मंत्री तय कर रहे हैं। दिल्ली में मैं कह रहा हूं ना, चलिए वसंत कुंज को, मैं बताऊंगा कितने आपके लीगल हैं वहां पर। तोड़ेंगे आप फार्म हाउसेस को, घरों को? वो नहीं तोड़ेंगे आप, क्योंकि आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके सपोर्टर्स के, दौलतमंदों के हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है। जो बेबस है, मजलूम है, कमजोर है, बेजुबान है, उस पर बुलडोजर चलाएंगे जरूर आप। आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में सर आपने जो नाम गिनाए उनमें एक नाम होना चाहिए था गुप्ता जूस कॉर्नर का भी। उस नाम को आपने इग्नोर किया, नहीं कहा, जो भी वजह रही, लेकिन गुप्ता जूस कॉर्नर पर भी वो बुलडोजर चला था, उसके बारे में बात नहीं होती। एक परसेप्शन बनता जा रहा है ओवैसी जी, एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि विरोध के लिए विरोध। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ना 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 ना, आप मेरी बात मुझे देखिए, यकीनन गुप्ता साहब को तोड़ा गया दुकान उनकी, उनके पास परमिशन था, मगर आप नफरत में इतना डूब चुके थे। मुसलमानों को सबक सिखाना है, मुसलमानों को। रामनवमी का जुलूस का परमिशन नहीं देती दिल्ली पुलिस। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड का कि हमने परमिशन नहीं दिया। बगैर परमिशन के जुलूस निकलता है, पत्थरबाजी होती है, तो आप, क्योंकि आप अपना वायलेंस को आप पूरा नहीं कर सके, तो आपने बुलडोजर इस्तेमाल करके मुसलमानों की नफरत में गुप्ता साहब का तोड़ दिया आपने। मैं उसका कंडेम करता हूं, क्यों तोड़ा आपने गुप्ता साहब का? मगर आपने गुप्ता साहब की दुकान को तो तोड़ दिया। अब गुप्ता साहब लड़ते रहेंगे कोर्ट से, जब तक उनका घर कौन चलाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि नफरत इतनी बढ़ा चुकी है कि भाई तोड़ दो बस। मुल्ला का है, मुसलमान का, या तो उसको पाकिस्तान भिजा दो, नारा लगाते हैं तो तोड़ दो, उसको सबक सिखाओ। तो आप बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। मैंने वो गुप्ता जूस कॉर्नर का एग्जांपल इसलिए दिया था ताकि हम थोड़ा सा, जो ऑडियंस भी देख रही हो, देश भी देख रहा है, वो एकदम निराशा में ना चला जाए, क्योंकि ये जो राजनीति है ये अपने आप में कन्वीनियंस की राजनीति है। और मैं उसी सवाल पर वापस आ रही हूँ। बार बार जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं विरोध के लिए विरोध। अब जैसे कि मसलन लाउड स्पीकर, अब किसे शोर अच्छा लगता है, लेकिन लाउड स्पीकर का धर्म ढूंढ निकाला गया। हिजाब, अगर सब एक जैसे दिखे तो दिक्कत क्या है ओवैसी साहब? मेरी बेटी आपकी तरह क्यों बने? क्या उसको राइट टू प्राइवेसी नहीं है भारत के संविधान में? और आप मेरी तरह क्यों बने? आप मेरी बेटी की तरह क्यों हिजाब पहने? यही तो हम कह रहे हैं ना। और आप ये लोग जो कह रहे हैं कि हिजाब, निकाब और चादर, आप कौन होते फैसला करने वाले भैया? आप अपनी लाइफ जिए ना, और हम अपनी लाइफ जिएंगे। यही तो संविधान की खूबसूरती है। घर में कौन क्या करता है, राइट टू, फंडामेंटल राइट हो चुका है राइट टू प्राइवेसी अब। और हिजाब पहनने से क्या उन मुस्लिम लड़कियों का कोई ड्रॉबैक है? कर्नाटका का 4 दिन पहले का देखिए जो रिजल्ट आया, उसमें हिजाब पहने हुई लड़की ने टॉप मोस्ट रैंक लेकर आया। वो मुंह पे तमाचा उन लोगों के जो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने से रुक जाते हैं। आप होते कौन है भाई? मेरा राइट टू कल्चर, संविधान में आर्टिकल 29, मुझे उसका राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है राइट टू कल्चर। आप मुझसे मेरा कल्चर भी छीन लेंगे। लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हिजाब की बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है असदुद्दीन ओवैसी जी। अभी आपने कहा आपकी बेटी कैन आई फिनिश सर प्लीज विद योर परमिशन प्लीज? आपकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी ना बने और मुझे किसी की जैसी बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ जहाँ पर मेरा एक यूनिफॉर्म है और मैं रूल बुक साइन करती हूँ, तो क्या उसके बाद मेरे पास ये राइट है कि मैं उस ड्रेस कोड को क्वेश्चन करूं, क्योंकि मैंने आउट ऑफ विलिंगनेस उस रूल बुक को साइन किया है असदुद्दीन ओवैसी जी?
It's not about whether we will look alike. It's about the rule book, and it is also about the rights of the educational institutions. सुनिए, अब आप सुनिए। फरवरी में जब स्कूल्स खुले गए थे, उस वक्त तो रूल नहीं था ये। उस वक्त तक उनको इजाजत थी हिजाब पहनने की, निकाब पहनने की, जो भी पहने। उसके बाद आपने रूल चेंज किया। ये क्यों चेंज किया आपने रूल? यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, हिजाब में नहीं, हमारी बेटी हिजाब नहीं पहन सकती, मगर कोई मंगलसूत्र पहन सकता है, कोई अपने हाथ में कड़ा पहन सकता है, कोई एक और अपने रिलीजियस सिंबल को पहन कर आ सकता है। दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को पहनने की इजाजत है, मगर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, कोर्ट ने कहा कि कुछ रिलीजियस सिंबल नहीं, मगर उस पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए आज जाकर आप देख लीजिए, कर्नाटका में जो स्कूल में जा रहे हैं उनको सब रिलीजियस सिंबल पहनने की इजाजत है सिवाय हिजाब के। ये कौन सा इंसाफ है बताइए? पहले तो रूल नहीं था, आपने रूल को बदल दिया अचानक एकेडमिक ईयर के दौरान में। क्या ये गलत नहीं है? बताइए फिर आप। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपने राइट्स की बात की है, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जो डिबेट के व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। लाउड स्पीकर पर बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, शोर तो किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पे किसी को शोर पसंद है क्या? ओवैसी साहब, मुझे पूरा यकीन है शोर आपको भी पसंद नहीं होगा। फिर लाउड स्पीकर का धर्म कौन बताने लगा? अरे मैडम, सबसे ज्यादा शोर तो आप लोग करते हैं टीवी पर शाम में 6 बजे। I take it as a compliment, ओवैसी साहब। हाँ, मेरा काम है सर। थैंक यू, थैंक यू। आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अरे जो शोर आप लोग करते हैं शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे, तो उस शोर का क्या करेंगे? सर मैं 5 बजे से करती हूँ। शोर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आइंदा से 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 5 बजे से पहले से शोर। चलिए, ये लेकिन इसमें टीवी जब मैं शोर करती हूँ वैसी साहब, जब मैं शोर करती हूँ तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इन्हें मेरा ऑडियो कंट्रोल करने का राइट है। इनके हाथ में ना रिमोट होता है, ये जिस वॉल्यूम पर मुझे सुनना चाहे सुन सकते हैं। लेकिन जब ये लाउड स्पीकर किसी रिलीजियस प्लेस पर होता है ना सर, तो इनमें से किसी के पास, मेरे पास, आपके पास भी सर, वो रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो रिमोट नहीं है जिससे आप वॉल्यूम डाउन कर ले सर। तो मैंने इसीलिए सवाल पूछा। सुनिए, जितने लाउड स्पीकरों से अज़ान की आवाज आती है वो तो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है, और जितने मंदिरों से आवाज आती है वही परमिसिबल लिमिट्स है, जितने गुरुद्वारों से आवाज आती है वही परमिसिबल लिमिट्स में है। यही तो देश की खूबसूरती है कि जहां पर मंदिर के घंटे भी सुने जाएंगे, मंदिर से भजन भी सुना जाएगा, मस्जिद से अज़ान भी सुना जाएगी। यही तो इस देश की खूबसूरती है, यही तो इस देश की ताकत है। अगर कोई इसको नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं? पूरे विश्व में इस तरह की खूबसूरती कहां नजर आएगी आपको? परमिसिबल लिमिट को लेकर तो शायद किसी को एतराज ही नहीं है सर, रूल बुक में सही होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक सेकंड के लिए ओवैसी साहब, मैं आपका आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाती हूँ। हर रिलीजियस प्लेस से परमिसिबल लिमिट में नॉइज आएगा सर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप और हम यहाँ बैठे हैं, वो अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा सर? देखिए, ऐसा है ना कि परमिसिबल लिमिट में जब आवाज आती है तो बाज लोगों को जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, उनको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। तो अगर कोई जॉन्डिस का पेशेंट होता है ना, तो उसको हर चीज पीली नजर आती है, तो उसका तो इलाज मैं नहीं कर सकता ना, वो तो साइकियाट्रिस्ट करेगा। यही तो हम कह रहे हैं, परमिसिबल लिमिट्स में सबकी आवाज आती है, इसमें तकलीफ दे बात क्या है? अच्छा, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश की अब आप मिसाल देंगे। कल जब कमल की यात्रा जो शुरू होगी या चल रही है, शुरू होगी, जब क्या करेंगे आप? जब क्या करेंगे बताइए आप? अरे आप समझ नहीं रहे ना, इस देश की खूबसूरती को समझिए आप। परमिसिबल लिमिट्स में अलाउ करिए उसको, और हो रहा है हर जगह पर, देश के मुख्तलिफ प्रदेशों में हो रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। आपने खुद ही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परमिसिबल लिमिट की बात भी की, उन्होंने लाउड स्पीकर का जो मुंह था वो मोड़ भी दिया, तो उस पर उनकी तारीफ करेंगे।
तो क्या वो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाएंगे? अब एक समुदाय के रिलीजियस प्रोसेशन निकलेगा मैं और आप आपसे लोग लाउड क्या स्पीकर जीटीवी पे दिखाएंगे, देखो मैं फूल बरसाए? आपसे लाउड स्पीकर पर मैं योगी सुनिए मैडम, आदित्यनाथ जी मैं सुन सुनिए। रही हूँ। मैं सुनिए, आप लॉ को सेलेक्टिवली इंप्लीमेंट मत करिए। लॉ अगर है तो उसको यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करिए। आप यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं करते, आप सेलेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल लॉज हैं कि 40 दिन का टाइम मिलना चाहिए अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप तो फॉलो नहीं करते सरकार वहां की, आप बोले तोड़ दो। आपने गोली के नाम पर ठोक दिया, आपने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बल्कि जो 2 मुसलमान सो कॉल्ड स्मगलर्स थे उनको आसाम पुलिस के हवाले किया और आसाम पुलिस ने उनका एनकाउंटर करके हत्या कर दी उनकी, कि इस पर कानून नहीं है। अच्छा चलिए, अगर एक प्रपोजल आता है जिसमें कहा जाता है हर रिलीजियस प्लेस से लाउड स्पीकर हटा दीजिए, हर रिलीजियस प्लेस से रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपसे कह रही हूँ, आप उस प्रपोजल का स्वागत करेंगे, देंगे उसे अपना समर्थन? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि परमिसेबल लिमिट्स में कानून कहता है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप कानून का हवाला देकर एक समुदाय को दबाएंगे और जब दूसरे समुदाय का मामला आएगा तो बोलेंगे हाँ वो कल्चर का मामला है, ये रिलीजन का मामला है, वो कल्चर का मामला है। मिसाल दे रहा हूं आपको, अलीगढ़ में एक कॉलेज में एक मुसलमान साहब ने कॉलेज के प्रेमिसेस में किसी खुली जगह पर नमाज पढ़ी 4 मिनट की, 3-4 मिनट लगते नमाज पढ़ने, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। और जब मीडिया के लोगों ने उसी कॉलेज के मैनेजमेंट से पूछा कि भाई आप एक और रिलीजन के वहां पर तस्वीर लगे, वहां पूजा होती, तो कहा नहीं वो कल्चर है, ये रिलीजन है। भाई यही तो हम कह रहे हैं ना, आर्टिकल 29 के तहत मुझे नमाज पढ़ने का इख्तियार नहीं है, नमाज पढ़ना भी तो मेरे कल्चर का हिस्सा है ना। हाँ, लेकिन उसके बाद जहाँ पर मैं जा रही हूँ, आप अपने कल्चर की बात करें, मैं कह रही हूँ जहाँ भी जो व्यक्ति जा रहा है और जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है उसकी अगर रूल बुक कुछ कहती है तो उस रूल बुक के बारे में भी पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के इंसिडेंट्स को देखा जाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ वैसी साहब, रूल नहीं जी, देखिए एक मिनट मैडम एक मिनट, रूल बुक है मगर रूल आप क्या कैसा इंप्लीमेंट करते हैं कि तुमने नमाज पढ़ी वो रिलीजन है और अगर तुमने पूजा की तो वो कल्चर है। ये बताइए डिफरेंशिएशन कैसा होगा? भाई नमाज भी तो किस्म की इबादत है, हमारे हिंदू भाई अगर पूजा करते हैं तो यकीनन उनकी इबादत है, उनको करना चाहिए, मगर आप इसको रिलीजन उसको कल्चर कैसे कहेंगे? बताइए आप। बहुत सही बात कर रहे हो वैसी साहब, तो अब इसका मतलब ये माना जाए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया है, करेंगे सपोर्ट आप? क्या आप बताइए मैडम, आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं? आप ये बता दीजिए, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकती हैं? आप मुबारक हो अगर आप खरीद सकती हैं तो। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हमको यह भी बता दीजिए कि गोवा में जहां पर बीजेपी की सरकार है वो लॉ ये कहता है कि 25 साल की अगर हमारी हिंदू बहन जो वाइफ है और 25 और 30 साल के दरमियान में उसको अगर बेटा नहीं होता है तो उसके हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने का राइट है कि आप निकालेंगे उसको। और शादी किस तरीके से होगी? साउथ इंडियन तरीके से होगी या नॉर्थ इंडियन तरीके से शादी होगी? क्या एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा दिया जाएगा लड़कियों को? और आप बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो मैं आपसे बड़ी अदब से ये आपसे कह रहा हूं मैडम कि क्या भारत के संविधान के चैप्टर 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराबबंदी पर कानून नहीं गए? आप शराब पर पाबंदी लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उनको मालूम कि अगर शराब पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, तो शाम में 6:30 बजे के बाद उनका एक्टिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको तो जरूरी है 6:30 होते कि टॉनिक पीना जरूरी है उनके लिए, वो टॉनिक बंद हो जाएगी उनके लिए। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं कहा गया कि देश की जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? और सच्चाई यह है कि देश की 45% रिसोर्सेज सिर्फ 5% लोगों के पास है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है?
आप उस पर नहीं देखेंगे, आप सिर्फ 44 पकड़ लेंगे। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हूं और मैंने लिख कर दिया है लॉ कमीशन को अपनी पार्टी की तरफ से। देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। अच्छा, आखिरी बात, क्या जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पूछ लीजिए मैडम उनसे कि विल पावर को निकाल देंगे वो? विल पावर को आज भी कानून मानते हैं ना आप निकाल देंगे उसको? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे 8 साल में ये हुआ, 8 साल में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया नफरत को। आपको नहीं लगता यूसीसी, जिसके बाद आपके जो ग्रीवेंसेज है काफ़ी हद तक वो एड्रेस होंगे? और वैसे साहब मैं जानती हूँ आप बैरिस्टर हैं सर, लेकिन आप जो रीजनिंग मुझे दे रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं ये नहीं हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो जो आर्टिकल 44 कहता है वो भी नहीं होना चाहिए सर। क्या ये एक दलील हो सकती है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि मेरी पार्टी का स्टैंड ये है, हमने लॉ कमीशन को आज से 1.5-2 साल पहले लिख कर दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। और क्यों है हमने पूरा लेटर दिया है, वो आज भी नेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए, जिसका तस्करा मैं आपके सामने भी किया हूं। मेरा बोलना यह है कि सेलेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्यों मोदी सरकार और बीजेपी अपना दिमाग लगाती है? भाई शराब पर पाबंदी लगाइए ना। रोज रात में शराब पीकर एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। शराब पीकर महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है। बंद करिए ना, यह भी तो एक सोशल ईवल है। मैंने आपको गोवा की मिसाल दी, ठीक है, आप वहां पर अलाउ करेंगे? ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो यूसीसी देश के जो रिसोर्सेस है, नहीं सुनिए मैडम, नहीं देश के रिसोर्सेस हैं 45% देश के दौलत 5% लोगों के पास क्यों? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है? आप कह चुके हैं, ये दलील आप रख चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप इतनी माइनॉरिटीज़ की आपको चिंता है, देश के मुसलमानों की चिंता है। अभी यूपी में इलेक्शन हुए, आप गए, आपने कहा ठाकुरों का नेता, यादवों का नेता, पिछड़ों का नेता, आपने सबका नेता गिनाया, तो मुसलमानों नेता चुन लो। मुसलमानों ने आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं है मैडम, मेरा काम तो कोशिश करना है, मेरा काम तो लड़ते रहना है, जिद्दोजहद करना है। मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे लोग इस बात से याद नहीं करेंगे कि इसने लड़ना छोड़ दिया था, इसने जिद्दोजहद करना छोड़ दिया था, इसने बोलना छोड़ दिया था। जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ, ये शख्स जिंदा था जो अपनी उसूल के ऊपर रहकर इन तमाम बातों को संविधान के दायरे में रहकर कहता था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज मुझे कामयाबी नहीं मिली यूपी में, कल मिलेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनको झूठ बोलकर वोट लिया कि हम बीजेपी को हरा पाएंगे। ओवैसी ये कह रहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, तो मैं सच साबित हुआ हूं ना। देखिए, आज एक वो इलेक्शन हुआ, कल दोबारा इलेक्शन होगा, फिर हम लड़ेंगे, राजनीति तो सत्ता के लिए है ना ओवैसी साहब, की बात नहीं है। ओवैसी साहब, राजनीति तो सत्ता के लिए है ना, वोट बेनिफिट नहीं मिल रहा ना आपको? क्यों नहीं मिल रहा? मैडम, किसी के लिए सत्ता के लिए होगी, मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन की बात है। मैं आज आपके चैनल पे खड़े बैठकर फिर से आपके देखने वालों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को कह रहा हूं जो हिंदी बेल्ट में रहते हैं, आपके वोट में इतनी ताकत नहीं है कि आप सरकारों को बदल सकें। आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो, वो काम करिए। ये मुसलमानों को एक ख्वाब दिखाया गया कि मुस्लिम वोट बैंक, इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस देश की रियलिटी है कि यहां पर हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। मुसलमानों को ये रियलिटी खास तौर से हिंदी बेल्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने वोट से अपने कम्युनिटी के लोग कामयाब करिए। भाई, यादव को जिताता है, ठाकुर को जिताता है, ब्राह्मण को जिताता है, दलित को जिताता है, मगर मुसलमान को उन्हीं को देखकर चेंज होना पड़ेगा। नहीं तो क्या एक डेंजरस ट्रेंड नहीं होगा कि आप जाति देखकर, धर्म देखकर नेता चुनने लगे? ये किसी डेमोक्रेसी के लिए क्या हेल्दी ट्रेंड होगा? मैडम, क्या सुनिए, आपके जी टीवी पर मैंने इस प्रोग्राम को देखा था और आपको कहते हुए सुना था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण में इन कैंडिडेट्स का ऐलान किया और उसके बाजू लिखा था उनकी जात, उनकी कास्ट। वो बताइए क्या है था फिर? क्या बीजेपी भाजपा नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के बहुत बड़े नेता हमारे पास हैं? मैं तो क्वेश्चन कर रही हूं, मैं तो कह रही हूं क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। मैं उनसे भी कह रही हूं क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, मैं आपसे भी कह रही हूं क्रेडेंशियल्स होने चाहिए।
मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरे देश में हर पार्टी जात की पॉलिटिक्स करती है तो मुसलमान क्यों ना करें? हर आदमी करता है, हर पार्टी करती है। और जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करता है तो सब भूल जाते हैं। तो भारत को मजबूत करने वाली पॉलिटिक्स क्यों ना करें? कोड देता है, सुनिए, यादव कोड देता है। आप अखिलेश बोलते हैं कि मैं यादवों का नेता, वहां पर आरजेडी कहती कि हम यादवों की पार्टी है, बीजेपी कहती है कि हम अपर कास्ट की पार्टी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं अदर ओबीसी मेरे साथ हैं, और महाराष्ट्र में जाइए वो मराठाओं की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आज जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्लैरिटी दे दीजिए, ये जो धर्म जात की राजनीति होती है ये ठीक है क्या? आप उसे क्वेश्चन भी करते हैं, और फिर आप कहते हैं हम क्यों ना करें? सुनिए, बिल्कुल मुसलमान को करना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो देश के हित में, और मैं कर रहा हूं तो देश के हित में नहीं है। ये कौन सी मिसाल है? आप वो राजनीति कर अपने अपने समुदायों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप दूध भी पी रहे हैं, मलाई भी खा रहे हैं, मस्का भी खा रहे हैं, और पूरा दूध का दूध घड़ा उठाकर भाग रहे हैं, और मुसलमान को सिर्फ भूखा और प्यासा और दिखा रहे हैं, और ख्वाब दिखा रहे हैं। आप करेंगे तो अच्छा, और मैं ना करूं? करना चाहिए देश के मुसलमानों को, तभी जाकर भारत की राजनीति के क्रॉस रियलिटी है कि भारत के मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उनको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, ताकि उन पर पुलिस भी जुल्म ना करे, झूठी आरोपों में उनको दहशतगर्द ना करार दिया जाए। जब तक एक समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होगा, मैंने आखिरी बात कर रहा हूं उस पर, मैंने अपनी आंखों से 2013 में सेंट्रल हॉल में देखा था कि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के 60 एमपीज जो ठाकुर थे वो मनमोहन सिंह से मिलने जा रहे थे। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं, तो कहा कि हम जनरल वीके सिंह के लिए मिलने जा रहे हैं। मैंने पूछा जनरल वीके सिंह से आपका क्या ताल्लुक है, तो बोला कि हमारा ठाकुर है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है। 60 एमपीओ को मैंने देखा था, तो इसमें गलत बात क्या है बताइए आप करेंगे तो बहुत अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो डेटा है मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेशन का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें बुरी बात क्या है? देश मजबूत होगा ना। अगर 14% पॉपुलेशन को आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिसएंटाइटल्ड कर देंगे, तो देश तो सुपर पावर नहीं बनेगा। सुपर पावर बनने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के अल्पसंख्यक समाज को उठाना पड़ेगा। बीजेपी के पास सब समुदाय के एमपी है, मुसलमान नहीं है। आप ये बताएं मुझे, अभी हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, बीजेपी भारतीय आता है उसमें, एनसीपी नेशनलिस्ट आता है उसमें, आईएनसी इंडियन आता है उसमें, एआईएमआईएम में मुस्लिमीन आता है सर, और फिर इंडिया की बात होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, उसके कानून की बात होती है। सर मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था सर। और आपने एक बार भी आपने कहा भारत सुपर पावर। सर ये डिविजन्स क्रिएट करके इंडिया सुपर पावर बन रहा है। सुन तो लीजिए मैडम, आप आधी सच्चाई क्यों बयान कर रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आप ये क्यों नहीं दर्शकों को बताते कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा इलेक्शन कमीशन के लॉ के तहत, उसको भारत के संविधान पर अपना अटूट भरोसा दिखाना पड़ेगा, लिखकर अफर्म करना पड़ेगा। शिवसेना क्या है? भाजपा के साथ थी, एआईएडीएमके अभी भी भाजपा के साथ है, अकाली दल भाजपा के साथ थी। ऐसे कई पार्टियों का नाम मैं आपको दे दूंगा जो भाजपा के साथ थे। आपने भी तो आपकी पार्टी के एमपी ने भी तो शिवसेना की तारीफ की, अब उसका हिंदुत्व खटकता नहीं है आईएमआईएम को क्या? देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है वो सुनिए, इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि ये हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व है बताइए? शिवसेना का हिंदुत्व या भाजपा का हिंदुत्व है? कौन सा हमको बता दीजिए। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, ये तो होना ही था। आप एक स्पीकर को नहीं बना पाए, सत्ता में आप हैं। अच्छा, और इन लाइटर वेन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मुझे जिम्मेदार करार नहीं दिए जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। वरना बोलते ये बी टीम, ये लैला ने किया, वो इसी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये मेरे लिए पॉपकॉर्न मोमेंट है। मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूं, करिए, हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तमाशे जो हो रहे हैं हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो औरंगजेब की ब्रांडिंग की आपकी पार्टी ने, ये आपकी वो जो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने वाली पॉलिटिक्स है उसी का हिस्सा थी?
वो जो 14% अभी आप बता रहे थे? हाँ मैडम, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, आपको मुबारकबाद देता हूं मैं। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज 640 बिलियन से 590 बिलियन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी इस प्रोग्राम पे कह रहा है इसका जिम्मेदार औरंगजेब है। 8% इन्फ्लेशन देश में, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है। सबसे ज्यादा विश्व में युवा बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है। बिल्कुल है। और टूरिज्म डेवलपमेंट की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें उन्होंने क्या कहा था। एएसआई जो है प्रधानमंत्री के तहत आता है, वो मॉन्यूमेंट में आता है। सब हम ही जिम्मेदार है मैडम, कोई जिम्मेदार नहीं है। और देश की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ मुगलों तक है। हम तो कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि देश की हिस्ट्री 65,000 साल पहले शुरू होती है, जहां पर अफ्रीका से लोग आए, फिर ईरान से किसान आए, सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया से आए। आर्यंस तो 4,000 साल पहले आए। ये सच्चाई है, तभी तो जाकर भारत बना ना। अच्छा, आपके ओपोनेंट जो है आपको भड़काऊ भाईजान कहते हैं। थोड़ी देर पहले आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे थे, एफआईआर तो सर आप पर भी हुई। अरे मैडम, आप मुझे गोली मार दीजिए ना, नहीं क्यों सर, अरेस्ट करते आप? आपको सुनना अच्छा लगता दिल्ली है। के सुनिए मेरी बात, जी मेरी बात सुनिए। अगर किसी एक समुदाय के सैडिस्टिक सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि ओवैसी को गोली मार देना, तो बोलिए कहां पर आऊं मैं? लाल किले के पास आऊं? किस चौराहे पर आऊं? मार दीजिए गोली आप। मगर हम यह पूछना चाह रहे हैं कि 10 दिन क्यों लगे भारत के प्रधानमंत्री को रिएक्ट करने नुपुर शर्मा पर? अरब कंट्रीज जब क्रिटिसाइज करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आते हैं, अपनी नींद से बेदार होते हैं। और जब असदुद्दीन ओवैसी एक एमपी पुकार कर अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनते उसको। आप क्यों एफआईआर बुक करते? आप गोली मार दीजिए ना मुझे। 6 गोलियां तो चला चुके हैं वो लोग। अब के बार बोल दीजिए, मैं खुद आ जाता हूं। कहां पर ठहरूं बताइए, ताकि आपकी हसरत, आपकी भड़ास, आपकी नफरत पूरी निकाल लीजिए। अगर मेरे जिस्म का एक खून का खतरा, या मेरे जिस्म पे अगर आप 50 गोलियां मारकर आपको सुकून मिलता है, रात में नींद अच्छी आती है, कर लीजिए ना, कर लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? मैं तो चाहता हूं कि आप करिए। पूरा अपनी मोहब्बत, नफरत का इजहार कर दीजिए देश के सामने कि यही उसूल है देश का। असदुद्दीन ओवैसी, इस देश में हर भारतीय चाहेगा आपकी आयु लंबी हो। बस ये उम्मीद हम सब करते हैं कि आपकी राजनीति कंस्ट्रक्टिव हो, भारत के लिए हो, और भारत, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल करा, सुपर पावर बने, और हिंदू मुसलमान सब रिलीजन से परे देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले, प्लीज बोले। थैंक यू। मनु सिंघवी जी आ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, दर्शकों को दे देती हूँ सर, आ जाए आप स्टेज पर आ जाए। 3rd टर्म राज्यसभा सांसद, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम के चेयरमैन, कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च बॉडी CWC के सदस्य, और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और जो आज हमारा इस सेशन का नाम है कांग्रेस मुक्त भारत, हकीकत या फसाना, सबसे पहले तो सर उसी पर आपके थॉट्स। जी, हमारे सेशन को आज हमने टाइटल दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, हकीकत या फसाना। सबसे पहले तो आपके थॉट्स। आपने तो सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पहली बात तो ये, जिसने भी जुमला बनाया है, क्या उसने सोचा कि ये गणतांत्रिक जुमला है, लोकतांत्रिक जुमला है, कि ऑपोजिशन का सफाया हो जाए, इसलिए लोकतंत्र और गणतंत्र काफ़ी ऊंचा जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं समझता हूँ निराधार, गलत, भर्सना योग्य है एज अ कॉन्सेप्ट। बाकी
आशा विश्वास सबकी होनी चाहिए कि प्रतिद्वंदी को राजनीति में हराएं। जीत और विजय और कांग्रेस मुक्त भारत दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं समझता हूं कि ये आशा ही रहेगी। हाँ, अभी हमारा कठिन समय चल रहा है, इसी पार्टी ने कुछ अच्छे समय देखे हैं और वो समय का बदलाव होता रहता है, इसलिए ये मुंगेरी लाल वाले सपने देखना कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, मैं समझता हूँ अपने खुद की एक काल्पनिक ड्रीम है। ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स द्वारा दिया गया एक नारा रहा और एज अ बिलीवर इन डेमोक्रेसी लेट्स बी वेरी फैक्चुअल एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और पूरे तरीके से जानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार जरूरी है, तो उससे भी मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। ये तो नहीं मानते ताकि ना, अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं तो बिल्कुल। और अगर कांग्रेस पार्टी से आज सवाल है, आपको जानकर शायद अच्छा लगेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक्सर इस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करती है। जब उसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला जब सवाल पूछ रहा है तो उसे स्ट्रांग होते हुए देखना चाह रहा हो, उसके अपने डिसअपॉइंटमेंट्स हो ग्रैंड ओल्ड पार्टी से, और शायद इसलिए वो सवाल पूछ रहा है ताकि पार्टी कोर्स करेक्शन करके मैं मानता हूँ लाजमी है, सकारात्मक प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि समय बदलता है, इतना समय लगता नहीं बदलने में और उसका आपको थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हम पूरी तरह से, हम ही नहीं, पूरा विपक्ष के अलग अलग अंग इस बात में जुटे हैं और हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक बहुत मजबूत, व्यापक, जुड़ा हुआ, एकजुट विपक्ष खड़ा होगा बीजेपी एनडीए के सामने और इतने निकट समय में जो 2024 आ रहा है उसमें भी। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी लेकिन इस समय वहाँ पर जो क्राइसिस है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान उस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, कांग्रेस एक तरीके से इसमें परिधि पे है, जिसको आउटलायर कह सकते हैं। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा, एनसीबी भी एक परिधि में है, इसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ये आंतरिक मामला है सेना का। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत इससे चिंतित है और पूरी तरह से समर्थन कर रही है क्योंकि उसका पूरा हिस्सेदारी है इस अघाड़ी में। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं 30 सेकंड बाद। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है इसमें पहले ही बोल लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, और मैं स्वीकार कर चुका हूं ऑलरेडी कई बार कि इसका पूर्वानुमान नहीं होना सत्तारूढ़ उस पार्टी का यानी शिवसेना में, ये गलत है। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस हुई है कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो ये बार बार बात हो रही है जैसे कि ये अपने आप हवा से हो रहा है, आसमान से गिर रहा है, अंतरिक्ष से गिर रहा है। जो पार्टी सत्तारूढ़ केंद्र में और जो पार्टी देश की सबसे धनाढ्य पार्टी है, उसका रोल इसमें क्या रहा है, उसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। उसने सस्ती राजनीति को, वाणिज्य वाली राजनीति को बना दिया है। आज गाड़ियां और बसें लग्जरी सूरत और 3-3 जेट हवाई जहाज गुवाहाटी और सूरत के बीच में, कहीं लग्जरी होटल, कहीं लग्जरी रिजॉर्ट, ये सब हवा से नहीं गिरता है। ये भगवान की कृपा अचानक नहीं होती है। ये लॉजिस्टिक्स, ये पूरा मानना, ये कानूनी एडवाइस, ये साधन, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है समतल राजनीतिक ज़मीन को समतल रखने का। समतल होना बहुत आवश्यक है। आज हमको कुछ हद तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो औपचारिक सरकारी आंकड़े प्रकाशित हैं कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी को जाते हैं, आज आपको मालूम पड़ रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का धनाढ्य पैसा कहाँ जा रहा है। जहाँ तक मेरिट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ अब कानूनी प्रक्रिया और असेंबली की प्रक्रिया शुरू होगी। डिस्क्वालिफिकेशन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है विश्वास मत या अविश्वास मत, और ये तो निकट भविष्य में निश्चित होएगा ही बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ शिवसेना की बात कर रहे हैं, आपने जाहिर तौर पर कहा कि उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी उसमें हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स के अंडरमाइन होने की बात कही, कमज़ोर होने की बात कही कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अलायंस का हिस्सा है, शिवसैनिक दर दर भटक रहे हैं और कांग्रेस मलाई खा रही है। उन एलिगेशंस पर आप चलिए, उनको 3-3.5 साल बाद इस बात का आभास हुआ। उन्होंने ये कांग्रेस का नाम पहले पढ़ा नहीं था। 3 साल पहले जब उन्होंने मंत्री महोदय बने या उनके पुत्र एमपी बने या वो खुद उस सरकार के पूरे हिस्सेदार रहे, ये सब बातें उनको अचानक अब आभास हो रही है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन उसको छोड़िए, उस बात को। मैं समझता हूँ इसका एक और पक्ष है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, अघाड़ी में होते हैं, तो गठबंधन का परिभाषा ही यही है कि आप
अपनी हर एक्सट्रीम मत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यही परिभाषा होती है हर गठबंधन की। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ हुई थी अगाड़ी जब बनी थी। और याद रहे अगाड़ी उन 48 घंटे बाद बनी थी जब यही नंगी सस्ती राजनीति खेली गई थी 48 घंटे वाले फडणवीस सरकार द्वारा। इसमें कन्वर्जेंस ये हुई है कि आपका एक्सट्रीम मत, मेरा एक्सट्रीम मत, किसी और का एक्सट्रीम मत एक प्रकार से कन्वर्ज हुआ है अगाड़ी में। और उसमें मैं समझता हूँ सही हिंदुइज्म का एक प्रादुर्भाव है। और साफ कहा है ठाकरे जी ने और उनके पार्टी ने कि हमको ये सिखाने की आवश्यकता नहीं बीजेपी द्वारा, हम बीजेपी के एक्सट्रीम हिंदुत्व को रिजेक्ट करते हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 सालों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए ये एक सही डिस्कशन होगा। मेरी आदत नहीं है कि सिर्फ हल्ले गुल्ले को अप्रिशिएट करूं। मैं कुछ आंकड़े लिख के लेके आया हूं। तो आप चाहें तो मैं, अगर आप मेरे से ये पूछें कि भाई कई हैं मुद्दे लेकिन 3 या 5 सबसे महत्वपूर्ण असफलताएं क्या रही हैं सरकार की, तो मैं संक्षेप में 2 मिनट में बोलने का प्रयत्न करूंगा। मैं बल्कि शुरुआत करना चाहता हूं मोदी सरकार को बधाई देके। बधाई सिर्फ एक तो सीधी बधाई, 8 साल पूरे करने की बधाई बिल्कुल वो लाजमी होती है। एक कटाक्ष वाली बधाई। कटाक्ष वाली बधाई ये है कि आश्चर्य है कि इतनी असफलताओं के बाद उनकी मैसेजिंग, उनका कम्युनिकेशन, संपर्क इतना अच्छा है कि वो असफलताएं किस तरह से वो ढांक लेते हैं। अब आप देखिए नंबर 1 बेरोजगारी, डेमोक्रेटिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, जिसके विषय में भारत गौरवान्वित महसूस करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको इस सरकार ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। आज जो लेटेस्ट आंकड़े हैं औपचारिक सरकार के, जो दिखाते हैं कि आपके यहाँ युवाओं की जो संख्या इतनी बड़ी है, उनमें उमंग है, गुण है, क्षमता है, उत्साह है, लेकिन रोज़गार नहीं है। अप्रैल 2022 की बेरोज़गारी की दर है 7.9, करीब करीब 8% होने वाली हो गई है। और दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। कोई कहते हैं 35 वर्ष से, कोई कहते हैं 40-45 वर्ष से। लेबर पार्टिसिपेशन रेट एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, सब सरकारी आंकड़े हैं। 2016 में वो थी 47%, 50 से 3 कम, और आज है 39%, 39%। ये कोई आम 1% में सैकड़ों चेहरे हैं, सैकड़ों नाम हैं। महिलाओं का बड़ा रोचक है, 2005 में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट थी 26% और 2020 में और उसके बाद 15% है। अब ये आंकड़े बोरिंग हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की फ्लैग स्टाफ नहीं है। इसीलिए मैं तो बधाई देता हूँ कि इनके बावजूद इतनी आगे पहुँच गई ये सरकार। और इसी तरह से आप लीजिए आंकड़े इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में, महंगाई में आज जनता, आप कह सकते हैं चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन क्या जनता पिट रही है, लुट रही है या नहीं इन महंगाई के आंकड़ों में? जिसको आप थोक वाला महंगाई कहते हैं, होलसेल, 15% है। अपने आप निर्णय कर लीजिए। और जिसको आप खुदरा या रिटेल कहते हैं वो 7.88% है। और कहा गया कि सबसे परोक्ष, सबसे खतरनाक टैक्स अगर होता है किसी पे तो वो होता है महंगाई वाला टैक्स। आज सिर्फ टमाटर के लाल आंख नहीं है, आपके हर चीज़ के। और विशेष रूप से 2 चीज़ें, सीएनजी जो है 351 से 35 रुपये से 75 रुपया, 117%। गैस सिलेंडर 2014 में 1500 रुपया, आज 2355 रुपया। मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत आंकड़े ऐसे, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड दे रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं 1 मिनट लूँगा आपसे। और हम मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई आप तो लुटियंस दिल्ली के हो, आप तो जिमखाना क्लब वाले हो, ये सब क्या चीज़ें हैं। मैंने एक फ़ोटो ली है अभी, मैं इनको यही कह रहा था फ़ोटो दिखाने के लिए कि कहा जाता है इस सरकार द्वारा विशेष रूप से कि ये जितने भी विदेश के जितने भी संस्थाएं हैं, या तो ये षड्यंत्रकारी हैं या नक्सलवादी हैं या अलगाववादी हैं या टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन सभी गलत कैसे, मैं समझ में नहीं आया। और मैं आपको मेरे को आश्चर्य हुआ, 2014 और 21 के बीच में, आदित्य जी आपको जानना ज़रूरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 55 से 101 हो गया भारत का स्थान। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 से 150, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 114 से 150, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 35 से 80, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 1 से 2 से 115, ELI डेमोक्रेसी इंडेक्स 27 से 46
और अंतिम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2 आंकड़े बढ़ा है, 69 से 71। तो बिल्कुल सभी, मैं समझता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया में, उन्होंने सबने षड्यंत्र कर लिया है मोदी सरकार के विरुद्ध। ये ग्लोबल वैश्विक इंडेक्सेस हर चीज़ में भारत को पीछे कर रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बधाई का पात्र है सरकार। मैं कहता हूँ इनकी मैसेजिंग, इनका कवरअप तो इससे बेहतर हो नहीं सकता कहीं। अब एक्सपेक्टेशंस की बात उठाकर मैं आपसे कहूँगी, विपक्ष कहाँ है? जब इतनी सारी नाकामी है सरकार की, तो विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहाँ है? मैदान पर कहाँ है? आपके जैसे कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं सब। आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा, आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स मैदान मैसेजिंग पर कर रहे हैं। आप समझ रहे अब मेरा ये अब सवाल? पूरी तरह मैदान से पर कहाँ है? नहीं, उसका आपका आरोप मेरी तरफ जरूर है, लाजमी नहीं, है। मेरा आरोप नहीं सर, सवाल है। उतना ही आरोप वहां भी लगाइए। ये इस बात को आत्मसात नहीं कर रहे जो मेरे सामने बैठे हैं लोग। आज मैंने 3 दिया आपको, महंगाई, बेरोजगारी इंडेक्स, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक अविश्वास, विघटन। अपने आप हाथ को अपने हृदय पर रख के बोलिए कि बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है कि नहीं? समुदाय वर्सेस समुदाय में अविश्वास। आज जो दशकों बाद नहीं हुआ, दिल्ली में रायट्स हुए हैं, उसमें रिपोर्ट आई है इस सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की। 135 पेज की रिपोर्ट है। अब यहाँ पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, जुमलों का टाइम सबके पास है। उसमें लिखा है कि ये अधिकतर इसमें लोग सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी थे। ये राजधानी की बात हो रही है। तो अविश्वास, मैंने जैसा कहा, सामाजिक विघटन, सोशल डिस्ट्रस्ट, ये हमारे दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्स और विविध देश में क्या ये हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल समझता हूँ अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए चीज़ें अंततः अथवा जनता को समझनी है, और जनता में समझता हूँ देर से ज़रूर, लेकिन समझेगी ज़रूर। एब्सोल्युटली, आई फुली अग्री विद यू कि हर प्रॉब्लम, हर समस्या उठाई जानी चाहिए। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब सवाल पूछा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फायर किया जा रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उस पार्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब इतनी सारी नाकामियां हैं तो मैदान पर कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैदान पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी कहती है, राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, तो जो कांग्रेस पार्टी मैदान पर दिखी वो वैसे कभी चुनाव में या आंदोलनों में दिखाई नहीं दी। यही तो प्रॉब्लम है ना। जैसा कहा गया है कि जो आपको देखने का शौक है उसको देखती हैं आप। आपसे मेरा मतलब आप नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स। जो आपको शौक नहीं है देखने का उसको आप देखते ही नहीं है। वो जैसा हो ना कि वो तीनों लोगों ने अपनी तीनों आंख बंद कर ली, किसी ने कान बंद कर लिया, किसी ने मुंह बंद कर लिया, उससे सब कुछ हट गया। आपको महंगाई के ऊपर इतने बड़े हमने प्रदर्शन किए, वो दिखे ही नहीं। अग्निपथ के ऊपर सोमवार को है, पिछले हफ्ते था, जंतर मंतर में है, वो दिखे नहीं। आपको ईडी वाला ज़रूर दिखा। ईडी के साथ साथ ये नहीं दिखा कि 5 दिन 55 घंटे की उनकी इंटेरोगेशन हुई। अच्छा, सबसे रोचक ये बात है कि ईडी का आपको ये नहीं दिखा, मैं खुद था प्रेजेंट, मैं विदेश था पहले, उसके बाद आ गया। हर दिन 5 दिन में एआईसीसी से 10 कदम बाहर, मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं साक्ष्य रूप से कह रहा हूँ, 10 कदम बाहर निकलने पे ज़बरदस्ती पकड़ के सीधा बसों में डाल के ले जाया जाता था। प्रदर्शन उस तरह का था, पीसफुल, लेकिन निकल के रोड पे आते ही उसके पहले महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे करीब महीने भर पहले हुआ है, 3 हफ्ते पहले हुआ है। तो अब देखिए, गणतंत्र में शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध यही हो सकता है। किसी के मुंह में हाथ डाल के उसके अंदर से कोई रिजल्ट निकालने का किसी को हक नहीं है। और हमने इतने किए हैं। 2 वर्ष कोविड में ज़रूर एक शांति का आभास होता है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस किए हैं। अब आप नेल्सन की जैसे अपनी आंख बंद करने, नेल्सोनियन ब्लाइंड आई कर ले तो बात दूसरी है। अच्छा, एक और आरोप जो आपकी पार्टी पर लगा, भाई ये मंच है जहाँ से आप कांग्रेस पार्टी को लेकर जो धारणाएं बन रही हैं या जो मिथक क्रिएट किए जा रहे हैं उन्हें आप जवाब दे सकते हैं, और वो सारे सवाल आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहा जा रहा है कि आपने सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी। वो महात्मा गांधी का अपमान नहीं था क्या? मैं तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि ये प्रश्न महात्मा गांधी का अपमान है। ये प्रश्न आपके द्वारा नहीं है, बीजेपी द्वारा है। ये प्रश्न खुद महात्मा गांधी का अपमान है, और ये महात्मा गांधी को किसी ने नहीं पढ़ा है ये दर्शाता है। महात्मा गांधी ने खुद ने परिभाषा की है यंग इंडिया में कई बार, उसके बाद सत्याग्रह क्या होता है? जिस बात को आप सत्य समझते हो उसके ऊपर आग्रह, और शांतिपूर्वक
बिना हिंसा के, लेकिन अजर अटल अमर मजबूत। अग्निपथ पे हमारा सत्य ये है, आपका सत्य कुछ और हो सकता है। हमने इस पे आग्रह किया बार बार, महंगाई पे किया। हम यहाँ भी विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी को जानबूझकर सताया जा रहा है एक निराधार केस पे, उस पर भी सत्याग्रह हो सकता है। यद्यपि हमने 10 और सत्याग्रह किए हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं आप कि गांधी जी का अपमान है? ये गांधी जी का अपमान तो वो है जो आपके लोगों ने समर्थन किया है, गोडसे के समर्थक सोसाइटीज का, वो गांधी जी का अपमान नहीं है। आज ग्वालियर में क्यों ये संस्था है जो हर वर्ष उनकी पूजा करती है? ग्वालियर में आपकी सरकार, उस बात को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार ही पूरी नहीं होती किसके लिए? देश के महात्मा कहते हैं उनको, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। और हमसे आपने प्रश्न पूछो सत्याग्रह किया तो गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी के विषय में एक संस्था कई महीनों के लिए उनके मृत्यु के विषय में बैन हुई थी, बाद में वो बरी हुई। वो लोग हमसे ये प्रश्न पूछेंगे? जो व्यक्ति मिलीमीटर से एक्विट हुआ, पढ़िए किताब को, संपत साहब की किताब, जो कि एक सिंपथाइजर है, उनकी किताब में पढ़िए। 1 मिलीमीटर द्वारा एक्विट हुए, वो पूरी तरह से अखंड भारत और आरएसएस के व्यक्ति थे। ये लोग हमसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, बताइए मुझे। ये तो आप मानेंगे अभिषेक मनु सिंह जी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हर किसी को एक दूसरे से संतुलन वाला प्रश्न होना चाहिए ना। जी, सत्याग्रह पान हो गया, कैसे हो एजेंसीज सकता की है? बात करते हैं। आपकी ईडी, अभी की जो ईडी है और आपके टाइम पर जो ईडी थी, कौन? ईडी? ईडी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, ईडी को लेकर हमलावर है पार्टी। तो आपके टाइम पर जो ईडी थी और आज की जो ईडी है, उसमें क्या फर्क है? पहली बात तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट है। दूसरी बात, उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आजकल एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स है। मैं आपसे इस कमरे में बैठता हूँ, डायरेक्टिव वहाँ से आते हैं। आप ये बताइए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप इस बीजेपी को भी छोड़ दीजिए, आप वाजपेयी सरकार को ले लीजिए, आप जनता दल सरकार को ले लीजिए। भारत में और सरकारें भी तो हुई हैं ना, कांग्रेस विरोधी सरकारें हुई हैं। आप सत्य अगर माने और अपने हाथ को, जैसा मैंने कहा, हाथ को अपने हृदय पर रख के पूछिए प्रश्न, कभी भी भारत के स्वतंत्र इतिहास में आज 75 स्वर्णिम वर्षों में इन 3 एजेंसीज का इसका 1/10वां हिस्सा भी दुरुपयोग हुआ है क्या? कोई आदमी जो सत्य आंसर देगा वो कभी इसको नहीं कह सकता कि हाँ हुआ है, जितना कि इस सरकार का 8 वर्ष में हुआ है, इस सरकार द्वारा 8 वर्ष में हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये नौकर हैं संविधान के। मैं सरकार और पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। ये नौकर सरकार के नहीं हैं, ये नौकर हैं संविधान के। और जब संविधान का तमाचा पड़ता है तो संविधान का तमाचा सर्वोपरि होता है। तो इसलिए ये सोचना कि भाई हम जिसको, आज हालत ये हो गई है कि ईडी के जो एक्ट है, और मैं कुछ वकील की हैसियत से भी जानता हूँ इसके बारे में कुछ, जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशन हुआ जा रहा है, वो बेमिसाल है। मतलब कभी सोच नहीं सकता कोई आदमी। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्याग्रह की बात कर रहे थे, सत्य के लिए आग्रह। सत्य राहुल के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। ये ना तो सरकार तय कर सकती है और ना एजेंसी तय कर सकती है, ये फैसला तो अदालत करेगी। तो क्या अदालत के फैसले तक इंतजार ना किया जाए? बिल्कुल, अदालत के फैसले का अभी स्टेज ही कहाँ है? ये भी प्रश्न। सेलेक्टिव लीक्स कर करके ईडी सिखाती है, पढ़ाती है, शिक्षा देती है जनता को कि अरे कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। ये नहीं बताते कि कोर्ट किस लिए जाएं। एक चीज़ में जा सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल सीख करने को। राहुल गांधी का मैं क्यों सीख करूं एंटिसिपेटरी बेल? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसके अलावा क्या जाए? आप दुरुपयोग करो और मेरे से प्रश्न पूछो कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। आप 55 घंटे 5 दिन मेरा इंटेरोगेशन करो। देखिए आदित्य जी, मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें आप मेरे विरुद्ध हैं, मेरे साथ हैं, मेरे जो भी आपका मत है, 5 या 7 प्रश्न है टोटल इस केस में। क्या आप इसके डायरेक्टर थे, क्या इसके मेंबर थे, आपने क्या साइन किया, ये क्यों ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ? इन 7 प्रश्नों को